गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब। जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं इस गर्मी की छुट्टी में आप सब एंजॉय करने के साथ साथ में कुछ पढ़ाई लिखाई भी घर पर किया होगा। नहीं किया तो फिर आप लोगों ने गलती की, करना चाहिए था। अब तो वो बात चली गई। अब जो सामने है अब हम लोग मेहनत करेंगे, पूरी अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे ताकि बोर्ड में हम अच्छे मार्क्स इंश्योर कर सकें। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम सब ने जो 4 पार्ट आप लोगों ने फिजिक्स का देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने लाइट, मिरर्स के बारे में, मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन, है ना, ये सब देख लिया था। ये मिरर्स के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, कौन कौन से मिरर्स हैं और उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इसको पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया था, देख लिया था। अब आज के क्लास में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आप सबके पूछे जाते हैं, वो है मैग्निफिकेशन, जिसे आप लोग आवर्धन करते हो। तो आप लोग तैयार हैं बच्चों इस नए टॉपिक को पढ़ने के लिए? तो चलिए, मैग्निफिकेशन है ना, आवर्धन। आप सबने जब मिरर में, दर्पण में अलग अलग दूरी पर वस्तु रखी जाती है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। कभी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के कंपैरिजन में, तुलना में छोटी बनती है, तो कभी प्रतिबिंब वस्तु के कंपैरिजन में बड़ी बनती है। तो जो इमेज मिरर के द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान रहे हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। क्यों गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में इक्वल साइज का इमेज बनता है। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी उसी साइज का होता है। तो वहां छोटा बड़ा की तो बात नहीं है। लेकिन कनकेव और कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण की जब बात करेंगे, तो कभी जो प्रतिबिंब है वह वस्तु की तुलना में छोटा बनता है, तो कभी वस्तु के तुलना में बड़ा बनता है। तो जो इमेज बनाया जा रहा है, जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है, वह वस्तु के तुलना में कितना बड़ा है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है। और बच्चों, ये जब टाइम्स की बात आती है ना, कितना गुना है, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि वो बड़ा के सेंस में। तो ऐसा नहीं है, हमेशा मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू होता है वो बढ़ता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मल्टीप्लाई, अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 है बच्चों और इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, तब तो ये 2 हो गया, जो वैल्यू था उससे भी घट गया। और अगर यही 4 है और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 20 हो गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गया। तो मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू बढ़ता है कि घटता है, यह डिपेंड करता है कि मल्टीप्लायर कैसा है। अगर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम गुणा कर रहे हैं, अगर वह 1 से कम है तो वैल्यू को घटा देता है बच्चों, वह वैल्यू को घटा देता है। और मल्टीप्लायर अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू को बढ़ा देता है बच्चों। और अगर मल्टीप्लायर 1 है, अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो उसके वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो मैं यह कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु के तुलना में कितना टाइम्स बड़ा है, कितना गुना बड़ा है। तो यह गुना अगर 1 से ज्यादा है यानी बड़ा हो जाएगा, 1 से कम है यानी छोटा हो जाएगा, और 1 है मतलब सेम साइज का हो जाएगा। तो कहता है यह जानेंगे कैसे भाई? तो जानने के लिए हम जानते हैं कि अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें, मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब बनता है, तो वहां तो मैग्निफिकेशन वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन गोलीय दर्पण में कभी बड़ा और छोटा बनता है तो यहां मैग्निफिकेशन की बात की जाती है। तो होता क्या है बच्चों कि अगर हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ले लें, किसकी ऊंचाई ले लें? प्रतिबिंब की ऊंचाई। अगर हम मैग्निफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अर्थात शॉर्ट में करें तो एच आई हाइट ऑफ इमेज बाई एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक गोलीय दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसके वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को
हम आवर्धन के नाम से जानते हैं। आवर्धन को एम से, स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, और हम शॉर्ट में लिखें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप समझ रहे हैं कि ये नीचे वाला से जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला, अगर नीचे वाला से ऊपर वाला का वैल्यू ज्यादा है तो ये वैल्यू हमेशा एक से ज्यादा आएगा, और अगर ये ऊपर वाला वैल्यू एक से कम है तो ये वैल्यू एक से कम आएगा। आप लोग समझते हो? तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जब भी मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो वह मैग्निफिकेशन एक्चुअली में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई का एक अनुपात होता है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि ये जो मैग्निफिकेशन होता है, ये जो आवर्धन होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी इकाई क्या होती है, तो चूंकि ये दो राशियों का अनुपात है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में लेते हैं, वस्तु की ऊंचाई अगर सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर में लेते हैं तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाता। अर्थात आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह दो राशियों का एक अनुपात होता है बच्चों। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई कि जो आवर्धन होता है वह वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि यह दो राशियों का एक अनुपात है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जब हम दर्पण में आते हैं, जब हम गोली दर्पण की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का एक, ये पहला फॉर्मूला हो गया। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। क्या होता है, माइनस भी बाई यू होता है। जहां आप लोग जानते हो कि जो एम होता है वो आपको मैग्निफिकेशन है, आवर्धन है, और ये जो भी है इमेज डिस्टेंस को, जो मिरर है उससे जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को इमेज डिस्टेंस है ना कहते हैं, और उसे भी से डिनोट किया जाता है। और वस्तु जितनी दूरी पर रखी रहती है दर्पण से, उस दूरी को वस्तु दूरी, और उसे हम यू से डिनोट करते हैं। अर्थात एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू हो गया। तो वही बातें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला आ गए, आवर्धन के दो फॉर्मूला आ गए। पहला एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा हो गया एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। एक बड़ी बेहतरीन बात है बच्चों यहाँ, जो हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। प्रश्न आता है कि यहां पर ये निगेटिव साइन कहां से आ गया। जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखा, तो इसमें निगेटिव साइन ये कहां से आ गया। तो कई बार जब आप लोगों से बातें पूछी जाती है तो आप बोल लेते हो कि इसमें साइन कन्वेंशन का प्रयोग किया गया है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें निगेटिव साइन आ गया। तो क्या हम जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो क्या कार्टेशियन जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी को धनात्मक नहीं मानते? क्या मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी को ऋणात्मक नहीं मानते? तो साइन कन्वेंशन तो हम वहां भी यूज करते हैं। तो जब वहां यूज करते हैं तो इस वैल्यू में हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, इसमें हमने क्यों ले लिया? आई होप मेरा क्वेश्चन समझ में आप सबको आ गया कि मैग्निफिकेशन में जब यहां पर मैंने लिखा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को मैग्निफिकेशन कहते हैं, तो यहां सीधे जब वैल्यू लिखा एच आई बाई एच ओ लिख दिया, तो इसमें तो हमने प्लस माइनस नहीं दिया। लेकिन जब यहां लिखा मैंने दूसरा फॉर्मूला है ना, तो एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू कर दिया। ये माइनस कहां से आ गया, ये माइनस प्लस इसमें क्यों नहीं आया? यहां भी तो माइनस प्लस हो सकता है। ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है वो हमेशा हम प्लस में लेते हैं, और अगर इमेज रियल है, मिरर के केस में अगर रियल है तो माइनस में लेते हैं एच आई, और अगर वर्चुअल है तो प्लस में लेते हैं। ये तो बात आप लोग जानते हो। तो यहां माइनस प्लस हमने नहीं यूज किया, यहां फिर क्यों यूज कर लिया? तो चलिए हम इसका जवाब ढूंढते हैं, जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। तो
अब हम एक डेरिवेशन लेंगे बच्चों, इसके लिए एक डेरिवेशन लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण हो गया बच्चों। कहां से वो माइनस आ गया इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, है ना। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए हमने रख दिया, इसका नाम रख देते हैं ओ ए ऑब्जेक्ट को, और यह एज्यूम बच्चों कि यह बियॉन्ड सी है, यह आपको बियॉन्ड सी है। तो बियॉन्ड सी है, अगर याद रखो, अगर याद है आप सबको, तो आपको पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर हम प्रकाश की किरण लेते हैं तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, एफ से होकर जाती है। और दूसरा, अगर एक किरण को हम ध्रुवों पर आपतित करा दें तो वह परावर्तन के बाद इसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह हमारा पॉइंट एफ हो गया, यह हमारा पॉइंट सी हो गया। यहाँ चूंकि यह भी परावर्तित किरण है और यह भी परावर्तित किरण है, ये दोनों परावर्तित किरण इस बिंदु पर कट गई, इसलिए इमेज यहाँ पर बन गया। और ऐसे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, पता है कि जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज जो होता है बिटवीन सी एंड एफ बनता है। सी के पीछे तो सी के आगे इमेज बनता है, और वह इमेज क्या होता है, वस्तु के कंपैरिजन में छोटा होता है और उल्टा होता है। इसका हेड ऊपर है, इसका हेड नीचे है। तो चलो इस इमेज का नाम भी हम ले लेते हैं आई, और बी कर देते हैं इमेज का नाम। अब बच्चों यहां पर जरा थोड़ा हम मैथमेटिक्स के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे बच्चों कि ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए पी, ओ ए पी, और दूसरा ट्रायंगल बी आई पी, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, बी आई पी, ये दोनों समरूप हैं। क्यों समरूप है, तो यहां पर देखोगे यह एंगल 90 डिग्री का है, तो यह एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, चूंकि ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो यह एंगल आपतन कोण और ये क्या है, परावर्तन कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो दो ट्रायंगल है जिसमें अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर दो ट्रायंगल है उसमें दो एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ऐसा अगर केस आता है तो वैसे जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप त्रिभुज के नाम से जाने जाते हैं, वो सिमिलर होते हैं। और जब सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होता है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहां पर अगर हम ले लें बच्चों, एओ ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनके तीनों जो एंगल्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो समरूप है तो क्या होगा, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी इसका परपेंडिकुलर बाई इसका परपेंडिकुलर ले लेते हैं, यानी ए ओ बाई यह परपेंडिकुलर, और तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी आई हो जाएगा, इक्वल टू इसका बेस ले लेते हैं, तो इसका बेस हो जाएगा ओपी, क्या हो जाएगा ओपी, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, पी आई, ये इक्वल होंगे। अब हम अब हम क्या करेंगे कि साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए बच्चों हम वैल्यू पुट करेंगे। यह ए वो क्या है जरा देखो, तो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट है तो उसको किससे डिनोट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट के हाइट को एचओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एचओ से। अच्छा, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसमें हम प्लस साइन लगा देंगे, बाई बी आई क्या है, बी आई इमेज का हाइट है, यानी क्या हो गया बोलो, एच आई हो गया, हाइट ऑफ इमेज हो गया। और ये मुख्य अक्ष से नीचे नाप रहे हैं इसलिए यह माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू ओपी क्या है, यह पी से लेके ओ तक,
तो यह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यह वस्तु दूरी है। तो वस्तु दूरी को किससे डिनोट करते हो आप लोग? यू से डिनोट करते हो। और चूंकि यह जो ध्रुव है उससे बाईं तरफ है, इसलिए उसमें हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जो भी डिस्टेंस ध्रुव से लेफ्ट में मापे जाते हैं वो निगेटिव होते हैं, और अगर राइट में मापे जाते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं। अब क्या हुआ? तो ये माइनस लगा दिया। अब क्या है? नीचे पी आई है, तो पी आई यह वस्तु इमेज डिस्टेंस है बेटा, यह प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? भी से डिनोट करते हैं। और यह भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए इसमें भी माइनस लग जाएगा। तो अब क्या हुआ बच्चों? हम क्या देख रहे हैं कि ये ऊपर वाले माइनस से यह नीचे वाला माइनस कट जाएगा। कट जाएगा ना, ये ऊपर वाला माइनस से नीचे वाला माइनस कट गया। अब एक चीज बताओ, अगर यह जो इक्वेशन है इसमें दोनों तरफ सेम काम हम करते हैं तो उस इक्वेशन पर कोई असर पड़ता है क्या? लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम वर्क करें तो कोई अंतर अंतर नहीं आता है। तो अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, पूछोगे क्यों आप उल्टा कर रहे हो? इसलिए उल्टा कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि एच आई बाई एच ओ को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो अब हम इसको अगर उल्टा कर देते हैं तो यहां पर क्या बन जाएगा? एच आई, है ना, एच आई बाई क्या हो गया? एच ओ। उल्टा कर दिया। जब इस तरफ उल्टा कर दिया तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इधर उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी बाई यू हो जाएगा। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हो कि एच आई बाई एच ओ को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन, आवर्धन। और मैग्निफिकेशन को किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो हमने एम लिख दिया, और इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस साइन, तो हमने माइनस लगा दिया। और फिर इधर क्या है बोलो? इधर है वी बाई यू है ना? वी बाई यू है। तो अब हम एम इक्वल टू, मैं पूछूं आप लोगों से, क्या हो जाएगा? तो इस माइनस को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस वी बाई यू। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा बच्चों कि ये कैसे मैग्निफिकेशन में एम इक्वल टू माइनस भी बाई यू आ गया। मैं हट जाता हूं, मैं चाहूंगा बच्चों कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लो, क्योंकि ये चीजें बड़ी आसानी से आप लोग को नहीं मिलने वाली। मैं हट जाता हूं, जल्दी से ले लो। आई होप आप सबने ले लिया होगा, है ना? तो इस प्रकार मैग्निफिकेशन आप लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा डीप चल करके इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अब दर्पण में आवर्धन जो होता है, अब अगर मैग्निफिकेशन एम 1 से ज्यादा है, ये जो एम है, एम इजिकल टू क्या होता है? एच आई बाई एच ओ। तो ये अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि ऊपर वाला ज्यादा है। किससे ज्यादा है ऊपर वाला? नीचे वाला से ज्यादा है, तब ना वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है, यानी इमेज बड़ा है। तो अगर मैग्निफिकेशन में अगर एम बड़ा है, अगर यह वैल्यू ज्यादा है, मतलब क्या हुआ? कि इमेज जो बना हुआ है वो बड़ा है। यानी एम का वैल्यू ज्यादा हो 1 से तो प्रतिबिंब जो है बड़ा है। समझना, इसको रटना नहीं है। ये एम 1 से ज्यादा कब आएगा? जब ये ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला से ज्यादा होगा। आप समझ रहे हो? इतना मैथ तो आप लोग को अच्छे तरीके से आता है। तो जब ऊपर वाला ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, माने प्रतिबिंब का हाइट ज्यादा है, तो वस्तु का ऊंचाई क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है। और फिर अगर ये एम कम है 1 से, ये कम है 1 से, इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू कम है, और ऊपर वाला वैल्यू कम है मतलब छोटा है। ठीक है। और दोनों इक्वल है, ये यानी ये वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो ये 1 कब आएगा? जितना ऊपर वैल्यू हो उतना ही नीचे हो। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अगर बराबर हो, तब उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? आवर्धन 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। एक और बात, अभी आप लोगों ने देखा था, ये जो बातें लिखी हुई है ना बच्चों, इसमें रटने जैसी चीज कुछ नहीं है, ये सब समझने वाली बात है। मैं जो नीचे लिखा हुआ अगर इसको समझाने का प्रयास करूं, तो आप लोग को पता है बेटा कि अगर ये कनकेव मिरर है, मान लीजिए हमने सी पर ऑब्जेक्ट रख दिया है,
सी पर ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो आप सबको पता है कि जब हम सी पर रखते हैं, क्या रखते हैं, सी पर जब हम रखते हैं तो सी एफ हो गया, ए पी हो गया। तो आप लोगों को पता है कि जब सी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो सी पर ही इमेज बनता है और सेम साइज होता है। तो जरा गौर करो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यह जो है एच आई नीचे बना हुआ है तो ये माइनस में हो गया। जब भी रियल प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वो नीचे बनता है, और जब नीचे बनता है तो वो माइनस में होगा, और ये हमेशा प्लस में होता है। तो आंसर किस में आएगा, मैग्निफिकेशन का आंसर किस में आएगा, माइनस में। कब माइनस में आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्लस होता है। तो यह जो मैग्निफिकेशन है यह प्लस होगा कि माइनस होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ इमेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो हमेशा प्लस है। अगर ये प्लस हुआ तो प्लस आंसर होगा फाइनल, अगर ये माइनस हुआ तो ये फाइनल आंसर माइनस होगा। यानी ये माइनस कब होता है, जब नीचे बनता है। नीचे बनता है मतलब उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब वो रियल इमेज है, रियल इमेज है। तो ये माइनस में, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में आ रहा है इसका मतलब वो रियल इमेज है, और ये प्लस में आ रहा है मतलब ये वर्चुअल इमेज है। वो कैसे, तो वर्चुअल वाला भी केस देख लो। अगर ये मान लो कनकेव मिरर हो गया है ना, और तू लोग जानते हो कि ये एफ है, ये सी है, अगर हम यहां रख देते हैं ऑब्जेक्ट को पी, पी एफ और सी, पी और एफ के बीच में रख देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है आप लोगों को पता है कि अगर ये लाइट रे चली और फिर ये इसी पाथ को रिट्रेस करके इधर चली गई, और फिर एक लाइट रे को हमने पोल पर डाल दिया, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली गई, ये आगे दूरी बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं मिलने वाली है, तो हम पीछे डॉटेड करके ले गए, और ये जहां मिल जाती है वहां पर इमेज बन जाता है। और यह जो इमेज है वो कैसा है, पीछे बना हुआ है। तो यहां पर देख रहे हो कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यह भी है, मुख्य अक्ष के ऊपर यह भी है, तो यह भी प्लस में, और ये हाइट भी ऊपर ही है तो यह भी प्लस में। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू धनात्मक है, इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। और मैग्निफिकेशन अगर ऋणात्मक है, इसका मतलब देखा है नीचे है माइनस में, ऋणात्मक है मतलब वह रियल इमेज है, वह वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यह बात भी हो गई। चलो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं और बात करें तो ये हो गया। अब हम एक डिराइवेशन आज देखेंगे, आज की क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हो कि अवतल दर्पण के केस में, चाहे उत्तल दर्पण का केस हो, अगर यह मुख्य अक्ष है, अगर यह पुल हो गया, और यह आपको एफ हो गया, और यह मान लिया मैंने सी, और ये माना कि जो अवतल दर्पण है इस दर्पण का नाम हम एम डैश मान लेते हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो ये एफ होता है, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो यह जो मुख्य फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या के मध्य बिंदु होता है। तो जब ये मध्य बिंदु है मतलब ये हुआ कि जितना यह होगा उतना ही यह होगा, यानी पीएफ जितना होगा उतना ही एफसी होगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने याद किया है कि वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है उसी पर प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस अवस्थित होता है ना। तो यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगा। अब हम इसे मैथमेटिकली डिराइव करके देखेंगे, तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको लिखना पड़ेगा। तो जब भी आएगा डिराइवेशन, और जब ये एग्जाम में आता है बच्चों, तो यह 3 मार्क्स का ये होता है, और बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। तो चलिए बिना देर किए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। स्मॉल एफ इज इक्वल टू, इसको कैपिटल आर कर लो आप लोग, कैपिटल आर, कैपिटल आर बाई टू, जहां स्मॉल एफ क्या है आप लोग जानते हो, ये ध्रुव से जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है यह स्मॉल एफ होता है। ध्रुव से
मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है कि P से C का बीच का जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और वक्रता त्रिज्या को हमने यहाँ पर r से डिनोट कर लिया है। यानी ये यहाँ से यहाँ r हो गया, तो इसको दो भागों में तोड़ देंगे तो यह मिल जाएगा और एक यह मिल जाएगा। लेकिन हम इसे मैथमेटिकली समझने का प्रयास करेंगे, सैद्धांतिक तौर पर इसे हम लोग जानते हैं, समझते हैं। तो अब हम फॉर्मेलिटी में क्या करने वाले हैं, तो मैं बात करूं बच्चों, तो हम बोलेंगे कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, पता है आपको, जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। लेट एम डैश इज ए कनकेव मिरर हुज पोल इज P, प्रिंसिपल फोकस इज F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C। तो और क्या हुआ कि एक प्रकाश की किरण, एक लाइट रे मुख्य अक्ष के समानांतर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, नाम ले लेते हैं इसका AB। इस किरण का नाम मैंने क्या ले लिया, AB। यह अवतल दर्पण पर आपतित होती है। आप लोगों से प्रश्न कि जब कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो कहां से जाएगी? हाँ, सही जवाब, वह किरण परावर्तन के बाद मुख्य मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, एज्यूम ये बी है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक हम अभिलंब बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अभिलंब बना लेते हैं, ताकि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच हम रिलेशंस एस्टेब्लिश कर सकें। तो ये क्या हुआ, ये अभिलंब हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये हमारी आपतित किरण हो गई, और इस दोनों के बीच के एंगल को क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहा जाता है, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और यह परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, इसलिए इस एंगल को परावर्तन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं और इसे आर से डिनोट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम इस फिगर की ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें तो हम बड़ी आसानी से लिख पाएंगे कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। ऐसा मैंने किस बेसिस पर लिख दिया? आप सभी लोग जानते हो कि किसी भी केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसमें से एक यह है। तो इस बेसिस पर एंगल आई, एंगल आर के इक्वल एंगल आई का नाम ए बी सी और एंगल आर का नाम क्या हो गया? सी बी एफ। इसमें अब कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कंडीशन में ही यह माना था कि यह जो ए बी किरण है यह मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, समानांतर आपतित हुई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। तो उस केस में क्या होगा, जरा गौर करो कि यह एंगल और इस एंगल की मैं अगर बात करूं तो यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और आप जानते हो जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, मैथ में पढ़ा है आप सबने। तो यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, यह एंगल इस एंगल के बराबर हो गया क्योंकि यह एकांतर कोण है। दो बातें हो गई। तो फिर मैं इसे लेता हूं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, बी सी एफ। अब जरा गौर करो, अगर हम इसको दो इक्वेशन मान लें, इसको इक्वेशन अगर हम 1 मान लें और इसको हम इक्वेशन 2 मान लें, तो आप देख रहे हो इसमें जो LHS है और इसमें जो LHS है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, जब LHS इक्वल है
तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी यह इसके इक्वल होगा। हमको इसी से लेना देना है बच्चों। और ऐसे भी हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि इसके इक्वल यह है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और अब कह रहे हैं कि इसके इक्वल यह है। तो ऐसे भी थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो हमें पता चल गया कि यह भी क्या होगा, इक्वल होगा। वही बात हमने यहां मैथमेटिकली डिराइव करके बता दिया। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। आरएचएस में क्या क्या हो गया, तो एंगल सीबीएफ इक्वल टू एंगल बीसीएफ। सीबीएफ यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, और बीसीएफ इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और आपने मैथ में पढ़ा है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो ट्रायंगल हो, एक ही ट्रायंगल हो, और एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके दो साइड्स, उसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। और अगर किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम इस त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, किस त्रिभुज की, त्रिभुज बीसीएफ की, त्रिभुज बीसीएफ की बात करूं तो इसमें दो एंगल इक्वल है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल। ये दो एंगल इक्वल है तो कितनी भुजाएं बराबर होंगी, हाँ, दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर तीनों एंगल इक्वल होता तब क्या होता, तो तीनों भुजाएं बराबर होती। फिलहाल अभी जो हमारे सामने केस है इसमें दो एंगल इक्वल है तो दो भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो यह जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज बन जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर है। आज जब समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा तो दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों, दो भुजाएं बराबर होंगी। तो बताओ आप लोग कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किए हैं तो फिर बैक आकर के देख लीजिए। तो अब क्या हुआ, इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी। तो दो भुजाएं में कौन कौन सी भुजाएं बराबर हो गई, सी एफ इक्वल टू क्या हो गया, बी एफ हो गया, सी एफ इक्वल टू बी एफ हो गया। जब आप सब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से यह बात कर रहा हूं, तो आप लोग प्रेशर में आकर के यहीं पर आकर फंस जाते हो। यहां से आगे का रास्ता आप लोगों को नहीं दिखता कि अब करना क्या है, कैसे हम अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनी तक पहुंचेंगे, ये समझ में नहीं आता है। तो विशेष रूप से यहां वाली बात को आप लोग विशेष ध्यान कर रखोगे, वो ये है बच्चों, एक यहां पर एजम्पशन है जो मैंने शुरू में शायद बोला था कि ये जो ए बी आपतित किरण है ना, पहला एजम्पशन है कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और दूसरा, ये मुख्य अक्ष के एकदम नजदीक है। तो मैंने तो नजदीक नहीं बनाया है, मैंने नजदीक इसलिए नहीं बनाया कि ये समझाने में फिर मुझे दिक्कत होती, कॉम्प्लिकेसी हो जाता इस फिगर में, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बना दिया है। आपको एज्यूम करके क्या चलना है, कि यह जो लाइट रे है यह मुख्य अक्ष के बहुत क्लोज में आपतित हुआ है। तो अब बताइए, जो अगर ए बी ए यहां पर आपतित हुई है, अगर मैं इसे यहां बनाता तो ये बी पॉइंट कहां आ जाता, यहां। ध्यान देंगे मेरी बात पर, ये बी पॉइंट कहां आ जाता, यहां। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर हम धागा ले लें, एक थ्रेड ले लें और इस पर ढेर सारा पॉइंट बना लें, इस अवतल दर्पण पर हम ढेर सारा पॉइंट बना लें, ठीक है। और धागा लेकर के अब अगर हम यहां से पकड़ करके हम इससे दूर जाएं तो दूरी बढ़ेगी कि घटेगी, सबसे कम दूरी यानी इसके लगभग बराबर दूरी
कब हमें मिलेगी? जब इससे दूर जाएंगे तो, या इसके बहुत पास आएंगे तो आप अगर थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि हम बी बिंदु को जितना क्लोजर लाएंगे टू पी, पी के जितना करीब लाएंगे, वह दूरी लगभग इसके बराबर हो जाएगी। एकदम पास ला लें, जैसे मान लो बेटा 4.99 है, तो क्या मैं 5 ही से मान लूं तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया क्या? नहीं ना। तो अगर ये पी के इस बी को बहुत क्लोज ला दिया किसके, पी के, तो यह पी से जो ये लाइन आती और यह जो लाइन है और यह लाइन है, इसमें दोनों में डिफरेंस बहुत कम रह जाता है ना, बहुत कम रह जाता। अगर ये 5 होता, मान लीजिए ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला 4.99 होता। तो ऐसे केस में हम दोनों को क्या इक्वल मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक एजम्पशन है उसे विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को बहुत क्लोज मान लेते हैं, बहुत नजदीक मान लेते हैं किसके, पी के। और जब बहुत नजदीक मान लेंगे तो यह इक्वल टू यह, यानी यानी इफ, क्या लिख लें, इफ बी इज, बोलो, बी इज वेरी क्लोज टू पी, वेरी क्लोज टू पी, पी के बहुत बहुत नजदीक हो, तब तब उस केस में क्या हो जाएगा कि ये बी एफ क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल टू, बी एफ इक्वल टू ए पी एफ हो जाएगा। मैंने समझा दिया कैसे, बी एफ इक्वल टू पी एफ हो जाएगा। अब जरा इन दोनों बातों पर हम एक बार विचार करते हैं, है ना। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, बी एफ इज इक्वल टू सी एफ है। ये जो बी एफ है ये सी एफ के इक्वल है। अब हम क्या कर दिए कि यह जो है इसके इक्वल है। ध्यान दे रहे हो आप लोग, बी एफ इज इक्वल टू पी एफ, ये बी एफ जो है पी एफ के इक्वल है। इसके पहले मैंने क्या कहा, इसके पहले मैंने कहा कि जो सी एफ है वो बी एफ के है। ऐसे देखो, इस पर न जाओ, मैंने कहा कि यह जो है इसके इक्वल है, और अब मैं कह रहा हूं कि यह जो है इसके इक्वल है। तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब तीनों इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं कि, तब हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं, हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, चाहे मैं लिख ही लेता हूं ऐसे ही, सी एफ यह हो गया इज इक्वल टू पी एफ, पी एफ हो गया। और जब यह हो गया तो हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। वो कैसे, तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहां से यहां के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वक्रता त्रिज्या है, तो उसे आर से डिनोट करते हैं। और एक बात और, यहाँ सी एफ इजिकल टू पी एफ लिखे हैं, तो पी एफ को फोकल लेंथ कहते हैं, बताए थे, फोकल लेंथ। तो जब यह एफ है तो यह भी क्या होगा, एफ होगा। जब सी एफ इज इक्वल टू क्या है, पी एफ इक्वल टू एफ है। तो अब बताइए, हम आर को अगर हम इसको स्प्लिट कर दें, इसको हम तोड़ दें, तो लिख सकते हैं क्या कि सी एफ यह प्लस एफ पी चाहे पी एफ, एक ही बात है, एफ पी चाहे पी एफ इक्वल टू आर लिख सकते हैं। और गौर कीजिए, आर इक्वल टू सी एफ का वैल्यू कितना है, स्मॉल एफ, बोलिए, प्लस पी एफ का वैल्यू कितना है, स्मॉल एफ। तो इस प्रकार क्या हो गया बच्चों, और आर इक्वल टू 2f हो गया। और इस प्रकार क्या हो जाएगा, r बाई 2 इक्वल टू f हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया। अब आप लोगों को मैंने इस डिराइवेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। जो थोड़ी सी परेशानी आती है वो ये है कि इस डिराइवेशन में इस पॉइंट बी को वेरी वेरी क्लोज टू पी माना जाता है, क्योंकि जैसे इससे दूरी बढ़ेगी इन दोनों में डिफरेंस आता जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि कैसे स्मॉल एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की, दर्पण सूत्र की। तो अगर मैं बात करूं बच्चों दर्पण सूत्र की, तो जब आपसे पूछा जाता है कि क्या है दर्पण सूत्र, तो बस आपके पास में रटा रटाया डेफिनेशन होता है कि 1/v+1/u को 1/v+1/u इक्वल टू 1/f को हम लोग मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूं, इससे पहले मैं बता दूं, अब पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि जो इमेज डिस्टेंस होता है, ऑप्टिक्स वालों ने यह मान लिया है कि इमेज डिस्टेंस को हम v से डिनोट करेंगे। हालांकि जब क्लास 9th में आप लोग पढ़ रहे थे तो v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी पढ़ रहे थे, और वहीं 10th के जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ते हैं, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। और यहाँ पर जो दर्पण से वस्तु की दूरी होती है उसे वस्तु दूरी u से डिनोट किया जाता है। और वहीं क्लास जब 9th में थे तो आप लोग क्या पढ़ते थे, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। तो खैर 9th वाली बात छोड़िए, बीत गई सो बात गई। अब हम लोग यहां देखें तो प्रतिबिंब दूरी को v से, और वस्तु दूरी को u से, और फोकल लेंथ, फोकस दूरी जिसको फोकसांतर भी कहा जाता है, उसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ये बात आप लोग जानते हो पहले से। तो कहता है कि गोलीय दर्पण के लिए वह सूत्र जो u, v और f, u मतलब वस्तु दूरी, v मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और f मतलब फोकस दूरी, किसका, दर्पण का। तो इन तीनों के बीच में जो संबंध को बताता है, रिलेशन को बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो बच्चों आई होप क्लियर है कि दर्पण सूत्र गोलीय दर्पण के लिए होता है। गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र वह सूत्र है जो दर्पण के लिए u, v और f के बीच के संबंध को बताता है, जहां u, v और f का स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्पेसिफिक मीनिंग का मतलब क्या है, u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, और f फोकस दूरी। तो इसको ही हम लोग मिरर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं बच्चों। समय इजाजत नहीं दे रहा है कि अब मैं आगे इस क्लास को कंटिन्यू करूं, लेकिन इसके बाद वाले क्लास में जब मैं आऊंगा तो इसका डिराइवेशन दिखाऊंगा जो पूछा जाता है आप सबके एग्जाम्स में। संयोग से सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो इससे बच गए, उनके सिलेबस से हटा दिया गया है, उनसे नहीं पूछा जाता यह डिराइवेशन, लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्लास होगा, उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।